गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, SVN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज रे ऑप्टिक्स का पार्ट संख्या सेकंड देखते हैं। पार्ट संख्या फर्स्ट में आपने देखा दर्पण सूत्र जो अपन पढ़ा रहे हैं, दर्पण सूत्र में पहला पॉइंट देखा दर्पणों की फोकस दूरी। अब दर्पण फॉर्मूले में ही अपन सेकंड जो पार्ट सेकंड है दूसरा है वो दर्पण फॉर्मूला है, दर्पण समीकरण का है, वो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मिरर, मिरर की इक्वेशन देखते हैं। इसके लिए भी हमने क्या किया, सर्वप्रथम बेटा एक अवतल दर्पण लिया, ये एक अवतल दर्पण लिया। ये अवतल दर्पण की बेटा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर एक वस्तु स्थित है। ये ए होगी, ये बी होगी। इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण जाती है तो वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, ये एफ है। ठीक बेटा, एक प्रकाश की किरण इसके केंद्र से होकर जाती है, इसके केंद्र जो पी बिंदु है ये एम हो गया, ये एन हो गया, इससे होकर गुजरती है। ठीक, और एक जो अब ये जो जहाँ मिल जाती है वहाँ क्या बन जाता है बेटा, प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ ये दोनों मिलेगी, वहाँ क्या बन जाएगा बेटा, प्रतिबिंब। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बेटा बी डैश। ठीक है बेटा, और ये किरण यहाँ आ गई, ये किरण यहाँ आ गई, एम हो गया, पी हो गया। ठीक ठीक, यहाँ देखिए ये इसमें देखो बेटा परावर्तन हो रहा है, इट मीन्स ये कोण आई और ये कोण आर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। माना कि एक एम एन द्वारक का अवतल दर्पण है जिस पर एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। यहाँ इसका केंद्र मान दो C, आपतित होती है। ठीक बेटा, आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष पर आपतित होती है जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। माना कि MP एक सरल रेखा है, MP एक सरल रेखा है। वस्तु का प्रतिबिंब F पर बनता है। यह वस्तु से छोटा उल्टा, वस्तु से छोटा वह उल्टा बनता है, उल्टा बन गया बेटा। अब देखते हैं, अब अपन इसमें देखो मैं दो त्रिभुज लेता हूं। एक त्रिभुज तो देखो ये है, ध्यान दे इधर बेटा, एक त्रिभुज तो ये है, ये वाला, ये रहा, और एक त्रिभुज अपन ये लेंगे, ये लेंगे इधर वाला। ठीक है बेटा, दो त्रिभुज लेते हैं अपन। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी पी दिख रहा है आपको, ए बी पी। दूसरा त्रिभुज अपन लेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और पी में। आपको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। समरूप करने के लिए आपको इनमें दो विशेषताएं चाहिए। तो सबसे पहले देखो बेटा, दो समानता चाहिए, एक ये कोण एक ये कोण आपस में बराबर होते हैं। नंबर एक कौन सा बेटा, बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी, क्या है बेटा, समकोण। और एक है बेटा कोण आई बराबर कोण आर, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। अब जब दो समानताएं दो त्रिभुजों में आ जाती है तो वे दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी
और जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। इस बात को आप डेफिनेट याद कर ले कि जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में समान होती है। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक भुजा इसके बराबर होगी, अनुपात के बराबर होगी। तो देखो कौन सी, ए बी के बराबर तो कौन बटे में कौन आएगी, ए बी, इसके अनुपात में ये। दूसरी कौन सी हो जाएगी बेटा, ए पी के अनुपात में कौन सी आएगी, ए डैश पी आ जाएगी। ये समीकरण आ गया बेटा एक। ठीक बेटा, अब दूसरा त्रिभुज और लेते हैं। देखो मैं आपको पुनः बताता हूँ बेटा, इस रेखा को आपने एक सरल रेखा मान रखा है, तो देखो ये एक सरल रेखा है, ये ध्यान रखेंगे। त्रिभुज ये कौन सा है, नामकरण बोलो बेटा उसका, एम एफ पी, मिला एम एफ पी। और एक त्रिभुज ये रहा कौन सा है बेटा, ए डैश बी डैश एफ में। इन दो त्रिभुजों में दो भुजाएं आपको दो समानताएं लानी है। सबसे पहले देखिए बेटा, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री, इट मीन्स कोण एम पी एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ, और लिखेंगे बेटा समकोण। एक शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर, इट मीन्स कोण एम एफ पी बराबर कोण ए डैश एफ पी डैश, और ये हो गया बेटा शीर्षाभिमुख कोण। इसमें क्या हो जाएगा, जब दो त्रिभुज में दो समानता आएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो देखिए ये भुजा कौन सी, एम पी बराबर होगा बेटा ए डैश बी डैश के। दूसरी भुजा एफ पी किसके बराबर होगा बेटा, ए डैश एफ के। समीकरण 2 आ जाएगा। अब ध्यान दे बेटा, चूंकि ए बी बराबर एम पी, कैसे, देखिए बेटा ए बी बराबर एम पी, आइए इसको आप खींचकर यहाँ तक ले आओ, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में इक्वल, इट मीन्स ए बी बराबर एम पी, अर्थात जहाँ ए बी है वहाँ एम पी रखा जा सकता है। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 2 से 2 में रख दें अपन, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बटा ए डैश एफ। समीकरण 3, समीकरण 1 में 3 का भाग देने पर समीकरण 1/3 से, तो देखते हैं 1/3, पहले एक को ले आओ, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा, बड़ा बटा ये लाओ ए बी ए डैश बी डैश बराबर ये लाओ ए पी बटा ए डैश एफ बटा एफ पी बटा ए डैश एफ। ये पद तो इससे गया बेटा, और देखो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन वज्र गुणा कर ले, तो क्या हो जाएगा, एफ, पहले उसको ले लो, ए पी बटा ए डैश पी बराबर एफ पी बटा ए डैश एफ। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया है, ये दोनों तो गए, इसको अपन यहाँ ले आए, तो ये पद ऐसे कैसे हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एपी, देखो एपी कहाँ से, एपी ये हो गए बेटा वस्तु और ये हो गया बेटा फोकस, ये सॉरी वक्रता केंद्र का जो बिंदु वो, ये द्वारक का जो केंद्र बिंदु है वो। ए डैश पी ये भी ठीक है, एफ पी ये रहा, और ए डैश एफ, ये ए डैश एफ। देखो अब इसकी दूरियां देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी बेटा, वस्तु की मिरर से दूरी होती है u, क्या होती है बेटा u। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ये होता है बेटा v, और फोकस से इसकी दूरी जो होती है वो होती है बेटा f। अब इसका मतलब हमारे पास एक आ रही है, इसकी माप नहीं है ए डैश एफ की, तो ए डैश एफ के अपन टुकड़े कर लेते हैं। देखिए क्या कर लेते हैं, ए डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ। देखिए इसको, इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं, किसमें से,
ए डैश पी में से अपन एफ पी को घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, तो यही तो बचेगा। तो ये हमने लिखा है, उठाकर ऊपर मान रख दो, तो क्या हो जाएगा ए पी बटा ए डैश पी इज इक्वल टू एफ पी बटा ए डैश पी माइनस एफ पी। ये आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब अपन देखते हैं इसको चिन्ह परिपाटी से। आगे देखिए, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से अब इनके मान देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले देखो ये प्रकाश किधर जा रहा है, इधर से इधर, बट हम किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, प्रकाश के विपरीत, तो सभी दूरियां ऋणात्मक आएंगी। तो पहले देखिए ए एफ, ए से पी तक, ए पी क्या आएगा यू, अर्थात ए पी बराबर माइनस का यू। आगे बेटा, ए पी बराबर माइनस का यू। ए डैश पी यह आ जाएगा बेटा माइनस का वी, ए डैश पी बराबर माइनस का वी। दूसरा एफ पी यह आएगा बेटा माइनस का एफ। ये तीन ही है, मान रख दो। ये समीकरण आ गया बेटा 4। समीकरण 4 से देखो बेटा, समीकरण 4 में क्या है, ए पी का मान रखो माइनस का यू बटा ए डैश पी का मान रखो माइनस का वी बराबर एफ पी का रखो माइनस का एफ बटा ए डैश पी का रखो, ए डैश पी का रखा माइनस का वी, माइनस माइनस प्लस ए डैश एफ का, सॉरी एफ पी का मान रखा एफ। ये माइनस माइनस से गया यू वी, यू बटा वी बराबर, इसमें से माइनस को में ले लो नीचे वाले में, तो ये हो जाएगा माइनस से हो जाएगा वी माइनस एफ, माइनस से माइनस गया यू बटा वी बराबर एफ बटा वी माइनस एफ। बस हल कर लो और संबंध निकाल लो। एक बार मैं पूरे को रिवीजन कर दूं, फिर मैं आगे करवा दूंगा। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले इधर देखिए आप, ये क्या है, माना कि एक एमएन द्वारक का क्या है बेटा, एक अवतल दर्पण है जिस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। आपतित होने के पास ये प्रकाश की किरण कहाँ फोकस बिंदु से गुजर जाती है एमएन। इसको जो ये आपको ये वक्राकार दिख रही है, इसको अपन क्या लेते हैं, एक समतल, एक सरल रेखा ले लेते हैं, और प्रतिबिंब की स्थिति जैसा यदि उल्टा है, छोटा है, वस्तु के से छोटा है, ठीक है। अब हम दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज तो देखना, ये अंगुली देखो, ए बी पी में, ठीक। एक लेंगे बी डैश ए डैश पी में, दो समानताएं, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये और ये कर लिया। संगत भुजाओं को आपस में अनुपात में जचा लिया, ठीक है, अनुपात में रख लिया। दूसरा ये त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये देखो इधर वाला, और एक त्रिभुज ये, इन दोनों में एक तो शीर्षाभिमुख कोण, एक समकोण हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएंगे बेटा, ऐसे ये भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ जाएगा। फिर अपन क्या कर लिया, ये भुजा इसके बराबर है, देख लो आप आराम से बराबर है, तो इसको हमने बराबर एक भाग लगा दिया और निकाल लिया। यहाँ तक अपन निकाल रहे, ये भाग लगा ले। अब देखो ये भुजा ए डैश एफ, इसकी कोई माप नहीं है, तो इसमें से इसको घटा दे, माप सोते ही आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। तो हमने ये निकाले। अब चिन्ह परिपाटी से देखो, प्रकाश इधर आ रहा है और इनको मापने के लिए अपन प्रकाश के विपरीत जा रहे हैं, तो चिन्ह किसके आएंगे, सारे ही माइनस के आएंगे। अब देखो, इसको अपन आगे हल कर लेते हैं। अब आगे देखिए, अब इनको वज्र गुणा कर ले, करो गुणा कर लो। इसको इससे गुणा करेंगे, यू वी माइनस यू एफ बराबर वी एफ। ये है, इसको अपन उधर ले जाओ, यू वी बराबर वी एफ माइनस माइनस प्लस यू एफ। एफ कॉमन ले लो, एफ कॉमन ले लिया, वी प्लस यू वी, इस एफ को इधर ले आओ, तो यू वी बटा एफ बराबर वी प्लस यू। इस यू वी का भाग लगा दो, तो 1 बटा एफ बराबर वी प्लस यू वी। अलग अलग कर दो इनको, तो 1 बटा एफ बराबर, अलग अलग कर दो बेटा, वी अपॉन यू वी प्लस यू अपॉन यू वी। यू से यू गया, वी से वी गया, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू
प्लस 1/v। दिस इज ए दर्पण समीकरण। ये बेटा दर्पण समीकरण का सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रकाश का अगला जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं बेटा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन देखिए, अपवर्तन में क्या होता है बेटा, दो माध्यम लिए जाते हैं, कोई भी हो सकता है। एक माध्यम विरल होगा, एक माध्यम सघन होगा। विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम वह होता है जिसमें प्रकाश के जो कण होते हैं वो दूर दूर हो, और सघन माध्यम वो होता है जिसमें जो कण है, चाहे वो किसी का हो, चाहे जल के कण हो, पानी जल के कण हो, कांच के कण हो, कोई भी कण हो, वो क्या हो बेटा, पास पास हो, वो कहलाता है सघन माध्यम, और जिसमें कण दूर दूर हो वो कहलाता है विरल माध्यम। अब आता है बेटा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल से टकराकर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन में दो घटनाएं होती है। देखिए सबसे पहले परिभाषा इस प्रकार आती है, मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दोबारा देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल से टकराकर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। सबसे पहले देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखते हैं अपन दो चित्र लेते। ये तो है बेटा विरल माध्यम, और ये है बेटा सघन माध्यम। जैसे अपन ने ये जल ले लिया, ये है सघन माध्यम। जल ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, एनीवन कोई भी ले लिया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, इसको कहेंगे बेटा आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। इसका नाम दे दो x, y, m, n, और इसका नाम दे दो p, q। ठीक है बेटा। और ये देखो, इसका मूल मार्ग तो ये था, जानी तो ये चाहिए थी ऐसे, बट ये चलेगी इधर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये कोण I है और ये कोण R है। इसमें ध्यान रखेंगे कोण I बराबर R नहीं होता है। देखिए पहले के लिए ये लगेगा, जब प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक गई। ये देखो जानी चाहिए थी इधर, बट अभिलंब की ओर आ गई। इसको कहेंगे बेटा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये क्या हो जाएगा बेटा? अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। दूसरे के लिए देखिए कि जब प्रकाश की किरण, क्या बेटा? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। अब यह प्रकाश की किरण है, सघन माध्यम से विरल, तो जानी तो चाहिए थी ये इस प्रकार, बट ये जाएगी इधर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ध्यान दे, ये कोण आई तो ये कोण आर हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो अभिलंब ये हो गया विरल माध्यम, और ये हो गया सघन माध्यम। ये हो जाएगा mn, ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा pqr हो जाएगा। ठीक है बेटा? pq क्या है? आपतित किरण। qr क्या है? अपवर्तित किरण। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल से टकराकर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन को हमने निम्न दो भागों में बांटा गया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आते बेटा प्रकाश के नियम। प्रकाश के भी दो नियम होते हैं। प्रकाश का पहला नियम तो वही है जो आपने परावर्तन का नियम पढ़ा। परावर्तन का पहला नियम क्या था? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ क्या लिखेंगे? आपतित किरण नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है बेटा? नंबर एक, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण, आपतन कोण क्या था? आई, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। क्या हुआ बेटा? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या सदैव क्या होती है बेटा? नियत रहती है। अर्थात आपतन कोण की ज्या होगी साइन आई, सॉरी इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ज्या का होगा साइन और आपतन कोण की ज्या क्या होगी? साइन आई, और अपवर्तन कोण की क्या होगी? आर, और ये क्या होता है बेटा? नियत रहता है। और नियत को आप चाहे तो म्यू मान ले या एन मान ले। माध्यम दो है इसलिए आप इसको 21 लिखेंगे। 21 का अर्थ हो गया द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। दिस इज ए स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ये बेटा स्नेल का नियम होता है। ठीक है बेटा? क्या? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या, या अपवर्तन कोण भी कह सकते हैं आप। अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या आपस का अनुपात सदैव क्या होता है बेटा? नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद आया अपवर्तनांक। क्या है बेटा? एक छोटी सी परिभाषा ही अपवर्तनांक। म्यू जो आया है ना उसकी बात करते हैं। अपवर्तनांक म्यू कह दो चाहे एन कह दो, इसका म्यू या एन बराबर होता है सी अपॉन वी। ये लो, सी क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, कॉमा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। और ध्यान रखिए बेटा, अपवर्तनांक जो है ना वो मात्रकहीन राशि होती है।
इसके कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। और निर्वात या प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो c बराबर मान लीजिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अपवर्तनांक हो गया। अब आता है बेटा अपवर्तनांक के उदाहरण, और अपवर्तनांक के उदाहरण जो होते हैं वो आपने जनरली देखे होंगे। नंबर 1 उदाहरण आता है बेटा तारों का टिमटिमाना। कौन सा उदाहरण आता है? तारों का टिमटिमाना। रात को देखें ना तारे जो टिमटिमाते हैं। अब आता है प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। नंबर 1 आता है बेटा तारों का टिमटिमाना। क्या होता है बेटा? रात को क्या होते हैं, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। टिमटिमाने का अर्थ होता है अपनी वास्तु की स्थिति पर न होकर क्या होते हैं, इधर उधर गति करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और ये किस कारण होता है? हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं, है कि नहीं है? जब उन परतों में वो परतें, कहीं परतें सघन माध्यम की होंगी, कहीं परतें विरल माध्यम की होगी। तो जब प्रकाश, तारों से आने वाला प्रकाश इन परतों से होकर गुजरेगा तो अर्थात क्या होगा, विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरेगा। और माध्यम से होकर गुजरेगा तो कभी विरल माध्यम होगा, कभी सघन माध्यम होगा, जिस कारण प्रकाश की किरण क्या होगी, कभी अभिलंब की ओर झुकेगी, कभी अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस प्रकार प्रकाश जो होता है वो हमें सरल रेखा में आता हुआ नहीं दिखाई देकर क्या होता है बेटा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में आता हुआ दिखाई देता है, जिस कारण प्रकाश हमें तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। नंबर 2 होता है जल में, जल से भरे पात्र के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। यह भी बेटा किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण। क्या होता है कि जब पानी होता है उसमें हमने एक सिक्का डाल दिया और सिक्का कहाँ है, नीचे पेंदे में है कि नहीं है? पानी जो है वो सघन माध्यम है और हम उसको देख रहे हैं विरल माध्यम से। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो विलंब से दूर हटेगी और हमें जो सिक्का है वो पेंदे में नहीं दिखाई देकर पेंदे से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नंबर 3, जल में डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। ये भी बेटा इसी का ही उदाहरण है। नंबर 2, कांच की पट्टी का द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये बेटा ये ना, ये प्रैक्टिकल भी आपका क्रियाकलाप में आएगा। किस में आएगा? क्रियाकलाप में। कांच की पट्टिका के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या करते हैं कि हम एक कांच की पट्टिका लेते हैं, इस प्रकार ले लिया बेटा, ये ले ली, कांच की एक पट्टिका लेते हैं। इस पर हम क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं, एक अभिलंब यहाँ, एक अभिलंब यहाँ। प्रकाश की किरण यहाँ गई, यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। ये हो गया mn, ये हो जाएगा m', n'। इसे कहेंगे बेटा आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे? इसे कहेंगे बेटा अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? और इसे कहेंगे बेटा निर्गत किरण। क्या कहेंगे? निर्गत किरण। ठीक बेटा, ये अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगा बेटा? अभिलंब की ओर झुकेगी। इसको थोड़ा सा आप इधर बना लें, ठीक है। ये कोण I, ये कोण R, ये कोण R और ये कोण E हो जाएगा। इट मीन्स इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, तो कोण I बराबर क्या हो जाएगा? आपतन कोण। क्या हो जाएगा बेटा? आपतन कोण। कोण R वो क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा? और कोण E बराबर क्या हो जाएगा बेटा? निर्गत कोण। एक बात ध्यान रखना, आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। अगर ये बराबर नहीं होता है तो आपका प्रैक्टिकल जो किया हुआ है क्रियाकलाप वो क्या हो जाएगा बेटा? गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, ये आपके कुछ उदाहरण थे। किसके बेटा? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण थे आपके। प्रकाश का अपवर्तन दोबारा देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल से टकराकर क्या होता है बेटा, अभिलंब की पृथककारी तल से टकराकर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। अब मूल मार्ग से विचलित होने के दो कारण हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल से सघन में, तब तो विलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरा का पूरा क्या होगा, प्रकाश का क्या हो जाएगा बेटा, परावर्तन हो जाएगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, 3 डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3। तीनों के नीचे 2 माध्यम लेते हैं। नीचे तो हो गया बेटा सघन, नीचे तो जाएगा सघन, नीचे तो जाएगा बेटा सघन माध्यम, और बाहर हो जाएगा वीर। यह विलंब और यह विलंब, ठीक बेटा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, और इसमें एक कंडीशन होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, प्रकाश की किरण सघन से ही जानी चाहिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ध्यान दे, क्या कहा मैंने, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखो, ये हट गई, ठीक है। लिखते भी चलें इसकी हिंदी भी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अर्थात ये है बेटा आपतन कोण, ये है अपवर्तन कोण। अर्थात आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण से कम होता है। अपवर्तन ये कोण ज़्यादा होगा, अपवर्तन ये कोण ज़्यादा होगा, ये कोण कम होगा। जैसे जैसे आपतन कोण के मान में वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होती है, एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाता है, अर्थात प्रकाश की किरण पृथककारी तल पर ही आ जाती है, पर ही होती है, ऐसे लिख दें। अर्थात पृथककारी तल पर होती है प्रकाश की, देखो पृथककारी। अब देखिए जैसे जैसे इस कोण को बढ़ाएंगे, तो जैसे मान लीजिए थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया इस कोण का, तो देखो बेटा जैसे जैसे इसको अपन बढ़ाएंगे ऊपर जाएगा तो ये कोण नीचे आता जाएगा और प्रकाश की किरण इधर ही चली जाएगी। अर्थात यहाँ जो ये कोण है ना, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये जो आई है ना, आई, ये एक विशेष कोण हो जाएगा थीटा से। क्या? इस विशेष कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे थीटा सी द्वारा व्यक्त किया जाता है, थीटा सी द्वारा व्यक्त किया जाता है।
अब क्या होगा, यदि इस क्रांतिक कोण के मान में और अधिक वृद्धि की जाए, क्रांतिक कोण के मान में और अधिक वृद्धि की जाए तो बेटा ये जो प्रकाश की किरण है ये वापस उसी माध्यम में लौट आती है, उसी माध्यम में लौट आती है, ये उसी माध्यम वापस लौट आती है। प्रकाश की यह जो घटना होती है वो क्या कहलाती है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जब आपतन कोण के मान में और अधिक वृद्धि की जाए तो, और अधिक वृद्धि की जाए तो अपवर्तित किरण पृथक्कारी तल से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट आती है। अतः प्रकाश की यह घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है बेटा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। पहली बात इससे क्लियर, जैसे जैसे आई के मान में वृद्धि करते हैं, जैसे जैसे आई के मान में वृद्धि करते हैं ई के मान में भी वृद्धि होती है। एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाता है, अर्थात पृथक्कारी तल पर ही प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, चलने लग जाती है। इस विशेष कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को थीटा सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि आपतन कोण के मान में और अधिक वृद्धि कर दी जाए, और अधिक का मतलब क्या हो गया, थीटा से बड़ा है ये है ना, ये थीटा सी से बड़ा है, इसमें ये दोनों बराबर हो जाएंगे, थीटा बराबर थीटा सी, और इसमें क्या हो जाएगा, थीटा लेस देन थीटा सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा कि कोण में वृद्धि करेंगे आपतन कोण में, तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाएगी। इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित बेटा दो उदाहरण होते हैं। एक होता है मृगमरीचिका, मतलब क्या होता है बेटा, रेगिस्तान में जो मृग होता है उसको क्या होता है कि दूर स्थित भूमि पर जलाशय होने का आभास स्थित होता है। आपने देखा गर्मियों के दिनों के अंदर जब आप सड़क पे चलते हैं तो आपको थोड़ी सी दूर सड़क पर क्या होता है, जल होने का आभास दिखाई देता है, वो मृगमरीचिका होता है। दूसरा होता है बेटा प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर्स, इनके द्वारा क्या कहता है, अपने संदेशों को प्रकाश में बदल दिया जाता है और बदल कर क्या किया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये दो उदाहरण संबंधित होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, एक तो मृगमरीचिका और एक आता है बेटा प्रकाश तंतु। ये दो उदाहरण आप ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध से। ध्यान दें, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, देखिए माध्यम के अपवर्तनांक को म्यूएम तथा विरल माध्यम को या वायु माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू ए है। ठीक है बेटा, तो साइन आई बटा साइन आर, तो स्नेल के नियम से यहाँ देखो बेटा दूसरा माध्यम कौन सा जाएगा, एयर वाला, और पहला कौन सा जाएगा, मीडियम वाला। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साइन आई क्रांतिक कोण के लिए क्रांतिक कोण पर आई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा सी, और आर कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बेटा, रखो
साइन थीटा सी और ये हो जाएगा साइन 90 बराबर म्यू ए बटा म्यू एम। साइन थीटा सी साइन 90 का मान 1 हो जाएगा बेटा बराबर म्यू ए बटा म्यू एम। चूंकि वायु का अपवर्तनांक म्यू ए बराबर 1.003 अर्थात 1 हो जाएगा, अर्थात लगभग कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा सी बटा 1 बराबर 1 बटा म्यू एम, अर्थात साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 बटा म्यू एम। म्यू एम बराबर 1 बटा साइन थीटा सी। ये लो बेटा किस किस का संबंध आ गया, ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। ये तो रहा अपवर्तनांक और ये रहा क्रांतिक कोण। दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले अपने पढ़ा प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में देखो कंडीशन होती है कि प्रकाश जो होता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर हटती है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान में वृद्धि करेंगे अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होती जाएगी और एक विशेष कोण पर क्या हो जाएगा आपतन कोण 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, अर्थात अपवर्तित किरण जो होती है वो पृथककारी तल पर ही गति करना प्रारंभ कर देती है। इस विशेष कोण को क्या कहते हैं बेटा क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण के मान में और अधिक वृद्धि करने पर परावर्तित किरण जो होती है उसी माध्यम में लौट आती है, यह कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर हमने लिया उदाहरण लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो जानते हैं, एक होता है बेटा मृगमरीचिका और एक होता है प्रकाश। मृगमरीचिका मैंने आपको बताया कि मरुस्थलीय इलाकों में क्या होता है, हमें दूरस्थ स्थान पर गर्मियों के दिनों में जलाशय होने का आभास दिखाई देता है, ठीक है। तो मृग को क्या होता है दूर स्थित जगह पर जलाशय होने का आभास होता है जिस कारण वह उसके पीछे दौड़ता रहता है, वहां पहुंचने पर कोई जल नहीं होता है। जैसा आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में सड़क पर क्या होता है बेटा आपको थोड़ी सी दूर पर जलाशय होने का आभास होता है, आप भी देख सकते हैं। दूसरा था प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु क्या होता है, आजकल जो होते हैं जो टेलीफोन के वायर होते हैं वो खत्म होकर क्या बना दिए, उनके प्रकाश तंतु बना दिए। अपने जो आवाज़ होती है उसको प्रकाश से बदलकर क्या कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसके बाद आया बेटा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध स्नेल के नियम से होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू ए बटा म्यू एम। म्यू ए तो हो गया मीडियम वायु का माध्यम अपवर्तनांक और ये हो गया माध्यम का अपवर्तनांक, आई बटा आर हो जाएगा। आई जो है क्रांतिक कोण पर आई बराबर थीटा सी हो जाएगा, आर बराबर 90 हो जाएगा, ये हो गया। और म्यू ए वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है जिसको अपन 1 लेने और इसको हमने कर लिया म्यू एम बराबर 1 बटा, इसको यहाँ लिया इसको यहाँ लिया और हमने इसको हल कर लिया। आज के लिए इतना ही।